नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको भारत का इतिहास। कल हमने चर्चा कर ली थी वेदों के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषद, वेदांग व ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो उससे पहले मैंने जहाँ से ज्ञान अर्जित किया है उन सर को डेडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि आज उनका कोरोना के कारण देहांत हो गया था। तो हमारे पूजनीय आदरणीय सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिव्य मार्ग के कारण ही मैं आज इतना पढ़ लिख सका हूँ और आपको मैं आज शिक्षा दे रहा हूँ। तो सर, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। आपके इस योगदान के लिए धन्यवाद। ओम शांति। तो बात कर लेते हैं अब ऋग्वेदिक काल के ऊपर। वैदिक सभ्यता, उपनिषद का अर्थ होता है वह है किसी के पास बैठना, जो कि ये दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। उपनिषद की रचना किसके लिए की गई है? तो वेदों को समझने के लिए की गई है। शंकराचार्य जी ने उपनिषद पर भाष्य, ध्यान रखिएगा कि शंकराचार्य जी द्वारा उपनिषद पर भाष्य लिखा गया है, जो कि उनकी किताब थी। वेदों को उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया है, जिससे उनकी किताब थी जिससे वेदों को समझा जा सके। शंकराचार्य का दर्शन वेदांत कहलाया है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, टोटल संख्या, जबकि महत्वपूर्ण या मुख्य उपनिषद हम 11 या 13 मानते हैं। सत्यम जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं दूसरे पेज की, वेदांग। इन्हें वेदों के अंग भी कहते हैं। इन्हें वेदों का अंग सामान्यतः कहा जाता है। इन्हें क्यों बनाया गया? तो वह वेदों को पढ़ने के लिए, जबकि उपनिषदों को क्यों बनाया गया? तो वेदों को समझने के लिए। वेदांग कितने हैं? तो 6 है, जिनमें से है पहला शिक्षा, दूसरा क्लब, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। क्लब क्या है? तो इसमें 6 स्मृति ग्रंथों को उल्लेख है। किसमें? क्लब में। तो वे 6 स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? पहला है नारद स्मृति, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, चौथा बृहस्पति स्मृति, पांचवा कात्यायन स्मृति, छठा पराशर स्मृति। अब जो मनुस्मृति है इसे कानून का ग्रंथ भी माना जाता है। जो मनु है इसे मानव जाति का पिता या मानव जाति का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है या माना जाता है। बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल की, जिसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है। जिसका भौगोलिक विस्तार, या हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल के दौरान भारत की स्थिति ये थी, अफगानिस्तान से गंगा यमुना दोआब तक। दोआब वो क्षेत्र होता है जहाँ पर 2 नदियों की जो बीच का क्षेत्र पाया जाता है, यही दोआब कहलाता है। जैसे पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए पंजाब कहलाता है। ऋग्वेदिक काल का अन्य नाम पूर्व वैदिक काल भी था। वैदिक संहिता में यहाँ से 31 नदियों को उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद से 21 नदियों का। दोनों में 10 का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती थी, जिसका नाम गग्गन नदी वर्तमान में है। गग्गन नदी। वही ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है देखने को? देवितमा या नदीतमा। लेकिन वास्तव में कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। ध्यान रखिए कि पवित्र नदी तो सरस्वती थी, जबकि महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जो कि आर्यों की सर्वाधिक उपयोगी नदी थी। बात कर लेते हैं प्रश्न की नहीं, राजनीतिक स्थिति। आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय? तो आर्यों को पंचजन कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में, जिसका अर्थ 5 कवियों का समूह हुआ करता था। 5 कवि कौन कौन से थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वे समूह कौन कौन सा था। अनु, पुरु, दुहु, त्रुवुस या यदु, ये 5 समूह हुआ करते थे, जिसका अर्थ 5 कवियों का समूह होता था। राज्य में सबसे ऊपरी संस्था, हम कह सकते हैं राज्य के सबसे ऊपरी जो समिति या संस्था हुआ करती थी, उसके व्यक्ति कौन हुआ करते थे? तो पहला है राष्ट्र के होते थे राजा। दूसरा जन, जहाँ लोग निवास करते थे वहाँ के होते थे पुरोहित। तीसरा विज, जहाँ के विश्वपति। चौथा ग्रामीणी कुल, जो कि परिवार भी हम कह सकते हैं, जहाँ की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जा सकती है, जहाँ के मुखिया कुलूप होते थे। प्रमुख संस्था कौन सी है? तो वह है समिति। सामान्य जनता की भागीदारी वाली संस्था, जो राजा को पद से हटाने का या पद पर बैठाने का अधिकार रखती थी, वे कौन सी थी? तो वे समिति कहलाती थी। बात कर लेते हैं समिति का क्या कार्य था? तो समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। वे राजा पर नियंत्रण रखने वाली एकमात्र संस्था समिति ही थी। विधृत आर्यों की
सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण तो कौन सी मानी गई है? समिति। जबकि जो विद्यार्थी आर्य की सबसे प्राचीन संस्था थी। ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और है, वह सभा, जो कि श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। वह सभा है उसका नाम, जिसके जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी। इतिहास का प्रथम युद्ध जो कि ज्ञात है, ऋग्वेद में लिखा गया है, वह है दासराज या दसराज युद्ध। उल्लेख इसका 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। ये युद्ध भारतवंश के राजा, ध्यान रखिएगा कि भारतवंश के राजा थे। भारतवंश के राजा वे साथ में 10 राजाओं के साथ ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन विजय हुए? तो वे सुदास विजय हुए। 10 राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया, जिसके कारण इस युद्ध का नाम दसराज युद्ध रखा गया। ये युद्ध वर्तमान में रावी नदी के तट, जो कि प्राचीन में परुषणी कहलाती थी, के तट पर हुआ था। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 10, जिसमें से पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या मैंने आपको बताई थी कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से महत्वपूर्ण 11 या 13 है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ आप देख लीजिए कि जिस सोच, विचार और क्रम में सबका भला करने का इरादा या मकसद हो, वह मात्र जीतना चाहिए। यही सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य है या अर्थ है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग की मैंने आपको बता दी कि संख्या कितनी होने वाली है। तो वेदांग की संख्या है 6। कौन कौन सी है? तो मैंने भी आपको बताया था कि वे 6 कौन कौन से हैं। उनमें से है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम कि किस स्मृति को कानून का ग्रंथ भी कहते हैं? तो वह है मनुस्मृति को कानून का ग्रंथ कहते हैं, जबकि मनु को पहला व्यक्ति माना जाता है संसार का, ब्रह्मांड का। प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल को जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के नाम से ही ऋग्वैदिक काल को भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 आर्यों की सबसे उपयोगी नदी मैंने आपको बताई थी कि आर्यों की सबसे उपयोगी नदी कौन सी है? तो आर्यों की सबसे उपयोगी नदी है वह है सिंधु, जबकि पवित्र नदी है, पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है सरस्वती। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था तो विदर्थ है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था तो विदर्थ है, जबकि जो नई संस्था है, माफ़ी चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण संस्था है वह समिति, जिसमें जन सामान्य लोग भागीदारी रखते हैं। वे सभा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि सभा क्या है, तो सभा सम्राट या श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। इतिहास का प्रथम युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो मैंने आपको बता दिया परुषणी उसका प्राचीन नाम था, रावी नदी का। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है हमसे कि ऋग्वैदिक काल में सामान्य जनता की भागीदारी वाली संस्था कौन सी थी, जिसका हमने अभी चर्चा कर ली थी? तो वह समिति, जो कि समिति का केंद्रीय राजनीतिक प्रशासनिक संस्था थी। राजा पर नियंत्रण रखने वाली एकमात्र संस्था समिति थी। राजा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे डिटेल से कि राजा क्या था, क्यों हुआ करता था, राजा का किन किन स्थानों पर नियंत्रण हुआ करता था, क्या भूमि राजा के अधीन थी या नहीं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न नंबर 10 की। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुलूप कहलाता था। ध्यान रखिएगा आप। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की प्रश्न नंबर 10 के ऊपर, अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि हम आपके लिए जो ज्योग्राफी की क्लास ला रहे हैं उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।